हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, राधे राधे, जय कृष्णा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट में और सुपर टेट में वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो वर्णों के व्यवस्थित समूह है या वर्णों के व्यवस्थित समूह को या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का वर्गीकरण है तो वर्णों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक पे है वर्ण जो स्वर, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। वर्णों की जो गणना है तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना किया जाता है और एक लेखन के आधार पर वर्णों की गणना किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना जो है जो वो है कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो स्वर 10 माने गए हैं, वैसे तो 11 माने गए हैं, लेकिन आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो स्वर वर्ण है 10 माने गए हैं और व्यंजन 35 माने गए हैं। मूल व्यंजन 33 होते हैं, प्लस जो उच्छिष्ट व्यंजन है ड़ा ढ़ उसको जोड़कर 35 व्यंजन माने जाते हैं। लेखन के आधार पर जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या, जो स्वर है वर्ण उनकी तो संख्या 13 होती है और जो व्यंजन वर्ण है वो 35 होते हैं और संयुक्त व्यंजन 4 माने गए हैं। वर्णमाला में पहले तो 52 अक्षर माने जाते थे, लेकिन अब 53 अक्षर माने गए हैं। तो जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है। भाषा की उच्चारण के अनुसार जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई शब्द होती है। भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई वाक्य होती है और व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो पद होती है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती हैं स्वर कहलाती हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। यानी कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, उनको उच्चारण करने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। मूल स्वर जो होते हैं वो 11 माने गए हैं और वैसे स्वर 13 जो आयोगवाह है उसको जोड़कर 13 स्वर हो जाते हैं और मूल स्वर 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अं अहा। जो आयोगवाह है उसमें जो जोड़ लो तो हो जाते हैं 13, नहीं तो ऐसे मूल स्वर वो अ तक ही माने गए हैं। दोस्तों जो स्वरों की संख्या है वो प्रत्येक भाषा में अलग अलग होती हैं। तो जो हिंदी भाषा में है उसमें 11 मानी गई है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आए ओ औ। तो मूल स्वर इसी को मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर की कोई पूछेगा कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो ये बताना है कि जो मूल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और कुल स्वरों की संख्या जो होती है वो 13 होती है। जिसमें आय, वाह, अंग, आहा को मिलाकर कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, अंग्रेजी में 5 मानी गई है, संस्कृत में 13 या 9 मानी गई है, पाली में 5 मानी गई है और अपभ्रंश में 10 मानी गई है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि जो मात्रा होती है वो हिंदी में मात्राएं कितनी होती है। तो हिंदी में जो मात्रा होती है तो वो 2 होती है, एक होती है छोटी, एक होती है बड़ी। छोटी को ह्रस्व कहते हैं और बड़ी को दीर्घ कहते हैं। दोस्तों जो मात्राओं की संख्या होती है वो 10 होती है, क्योंकि हिंदी में जो स्वर होते हैं 11 माने गए हैं, बट जो छोटा आ होती है उसकी कोई मात्रा नहीं होता है। जो छोटा आ है वो मात्रा विहीन है और बड़ा आ की मात्रा छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। यानी कि जो 10 मात्राएं हैं जो 10 वर्ण हैं उनकी मात्राएं होती हैं, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। दोस्तों जो स्वर वर्ण होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार क्या है, अब चलो वो पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 2 पे है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। नंबर तीसरे पे है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। चौथे पे क्या है, नाक व मुंह के वायु के निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। और पांचवे पे क्या है, ओष्ठों के स्थिति के आधार पे। और नंबर 5वें पे है घोषत्व के आधार पे। घोष क्या है, घोषत्व के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों आयगवाह क्या होती हैं। तो जो आयगवाह हैं जो बिना किसी योग्यता के साथ रहते हैं आयगवाह कहलाते हैं। ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें आयगवाह कहते हैं। आयगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने परिभाषा दी है कि जो बिना किसी योग्यता के साथ रहते हैं आयगवाह कहलाते हैं।
अयोगवाहक की संख्या कितनी है? 2 है। अंग और आहा। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अंग का निर्माण कैसे हुआ है? तो अंग आ प्लस अंग बराबर अंग होता है। आहा कहते हैं आ प्लस हा। आ स्वर होता है, आहा व्यंजन होता है, इसलिए अयोगवाहक को क्या कहते हैं? ना स्वर होते हैं ना व्यंजन, दोनों की सहायता दोनों को मिलके बनते हैं, इसलिए उसे अयोगवाहक कहते हैं। दोस्तों, जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, चलो अब ये देखते हैं। तो जो नंबर 1 पे क्या होता है? हास्य स्वर। हास्य स्वर को ही जड़ स्वर कहते हैं, आधार स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं, प्राकृत स्वर कहते हैं। ये सब हास्य स्वर के नेम होते हैं। और नंबर 1 पे हो गया हास्य स्वर, नंबर 2 पे हो गया दीर्घ स्वर, नंबर 3 पे हो गया प्लुत स्वर। तो हास्य स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो जो हास्य स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या क्या होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये क्या होते हैं? हास्य स्वर भी कहते हैं इनको, मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसे मात्रा काल का समय इसमें एक मात्रा काल का समय लगता है। और नंबर 2 पे क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा बनता है, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी बनता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर छोटा ऊ बड़ा ऊ बनता है। फिर क्या है? छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके ए बनता है। छोटा आ प्लस ए मिलके आय बनता है। छोटा आ प्लस ऊ मिलके ओ बनता है। छोटा आ प्लस ओ आओ नहीं, छोटा आ प्लस ओ मिलकर आओ बनता है। तो ये क्या हो गए? इसी इसी को दीर्घ स्वर कहते हैं, इसी को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। नंबर 3 पे क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। इसे त्रिमात्रिक, इसमें 3 मात्राओं के समय का उच्चारण का समय लगता है, इसलिए त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें क्या होता है? अवग्रह लगता है। संस्कृत में ये लगता है, इसे चेतावनी या बुलाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अवग्रह लगाकर ही प्लुत स्वर बनाया जाता है। प्लुत स्वर किसी भी शब्द का बन सकता है। और फिर और क्या होता है? स्त्रीलिंग स्वर क्या होते हैं और पुल्लिंग स्वर क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग स्वर हैं छोटी ई, बड़ी ई और री, जो है वो स्त्रीलिंग स्वर हैं और अन्य सभी स्वर पुल्लिंग होते हैं। आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो री का उच्चारण है वो री के समान होता है, इसीलिए री को उच्चारण के आधार पर स्वरों में शामिल नहीं किया गया है, किंतु री को लेखन के आधार पर शामिल किया गया है। जीव के द्वारा उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या 10 है, आचार्य भोलानाथ तिवारी के अनुसार। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर 3 प्रकार पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं? एक है हास्य स्वर, एक है दीर्घ स्वर, एक है प्लुत स्वर। अब हम पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 3 प्रकार से। एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर क्या होते हैं? ई ए आय, उसको अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर क्या होता है? छोटा आ, उसे मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में क्या आता है? आ, बड़ा आ आता है, उ और है ओ और औ है, ओ औ, ओ औ। फिर हम लोग पढ़ेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जो स्वर है उसको हम लोग मुख द्वार के खुलने के आधार पर पढ़ेंगे। तो क्या है? एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत, एक होता है समृद्ध, एक होता है अर्ध समृद्ध। तो विवृत में क्या होता है कि जो मुख द्वार है, मुख विवर पूरा खुल जाता है। इसमें क्या आता है? इसमें आता है बड़ा आ। फिर एक है अर्धविवृत। अर्धविवृत में क्या होता है? मुख द्वार आधा खुलता है, तो उसमें आता है छोटा आ, आए औ आता है। इसके उच्च स्वर कहते हैं और जो विवृत स्वर होता है उसे निम्न स्वर कहते हैं। एक होता है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर में क्या होता है? ई उ। समृद्ध स्वर में मुख विवर लगभग बंद सा होता है, उसे उच्च स्वर कहते हैं। और अर्ध समृद्ध में क्या होता है? ए ओ, मुख द्वार आधा बंद होता है, इसे उच्च निम्न स्वर कहते हैं। तो क्या हो गया? मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 भाग में होता है। एक होता है विवृत स्वर, अर्ध विवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। विवृत क्या होता है? जिस बड़ा आ होता है। अर्ध समृद्ध में क्या आता है? अर्ध विवृत में क्या आता है? छोटा आ, आए औ आता है। समृद्ध में आता है ई उ। और अर्ध समृद्ध में आता है ए ओ।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ओष्ठ के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसे दो प्रकार से करते हैं, एक होता है आवृतमुखी स्वर, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है आवृतमुखी। आवृतमुखी का होता है जब उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ओष्ठ है वो गोल नहीं होते हैं, तो उसे आवृतमुखी कहते हैं। और अगर हमारे उच्चारण करते समय होठ गोलाकार हो जाते हैं तो उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर को ही वृत्ताकार स्वर कहते हैं और आवृतमुखी को ही आवृत्ताकार स्वर कहते हैं, या अवर्णतुक स्वर भी कहते हैं। तो जो वृत्तमुखी स्वर होते हैं वो होते हैं उ ओ आओ होते हैं, 4 होते हैं। और जो आवृतमुखी होते हैं वो होता है छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए आए होता है, ये 6 होते हैं। तो जो दोस्तों जो उसका आवृतमुखी का अन्य नाम क्या है, अवर्तलिखित स्वर, और क्या है, अवर्तुलाकार स्वर भी कहते हैं। और जो वृत्तमुखी स्वर है उसे उसका अन्य नाम क्या है, वर्तुलित स्वर और एक वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। वर्तुलित स्वर वर्तुलाकार स्वर कहते हैं। दोस्तों नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो इसमें क्या है, एक है अनुनासिक, उसी को ही निरनुनासिक भी कहते हैं। और एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक को ही सानुनासिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो अनुनासिक अनुनासिक में क्या होता है, अनुस्वार का प्रयोग करके स्वर का स्वर जो बनाते हैं उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें सभी स्वर आते हैं और व्यंजन भी आते हैं अनुनासिक में। और निरानुनासिक में क्या होता है, इसमें निर प्लस अनुनासिक, यानी निर्मिस होता है रहित, यानी जो अनुनासिक रहित होते हैं इसमें समस्त स्वर आते हैं। तो जो निरनुनासिक स्वर हैं उसमें समस्त स्वर आते हैं, और जो अनुनासिक में उसमें सभी स्वर भी आते हैं प्लस व्यंजन भी आते हैं। दोस्तों विकसित स्वर किसे कहते हैं, तो जो विकसित स्वर होते हैं, तो जो बड़ा आ है उसके ऊपर जो एक पाई पड़ी होती है, अगर चंद्रबिंदु लगा हुआ है उसी को ही क्या कहते हैं, विकसित स्वर कहते हैं। तो जिनको हिंदी के विद्वानों ने स्वयं विकसित किया है उसे विकसित स्वर कहा जाता है। संस्कृत भाषा में चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसे विकसित स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर जो होते हैं वो ए आए ओ आओ होते हैं। आगत स्वर क्या होते हैं, तो आगत स्वर होते हैं बड़ा आ के ऊपर जो अर्धचंद है उस पर चंद्रबिंदु नहीं लगा होता, तो अर्धचंद होता है। तो ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसे गृहीत स्वर भी कहते हैं। विदेशी स्वर या मेहमान स्वर भी इसे कहते हैं, और इसे गृहीत स्वर भी कहते हैं। यह स्वर अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, कॉफ़ी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आगत स्वर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, वर्णमाला में आज हम लोगों ने स्वर को कंप्लीट किया है। अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।